को लेकर के, तो हम लोग साथ के साथ पैरेलल एंड सीरीज ऑफ सेल के ऊपर भी बात करते हैं। पैरेलल एंड सीरीज ऑफ सेल्स। If we take series case, पहले केवल बैटरी का लेते हैं, उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ भी लेंगे। सो इफ बैटरीज आर कनेक्टेड लाइक दिस, यू नो दिस, टॉर्च में जब हम बहुत सारे सेल्स को यूज करते हैं या फिर टॉय में, देन इन दैट केस वी यूज इट लाइक दिस, है ना। सो दिस इज अ सीरीज कनेक्शन, and in this series connection what we see is plus is connected with a minus, plus is again connected with a minus। तो इस केस में सारा EMF ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब A से लेके B तक के पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं लिखूं VAB, देन इट विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अगर ये N सेल्स हैं, N आइडेंटिकल सेल्स हैं, then what will be the total EMF? NV। It is N into E, ठीक है, या N into V। अभी आप N into E लेंगे, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस डिस्कस किया है मैंने तुम लोगों के साथ। यस सर। एक सेकेंड गाइस। Yeah. So we will add up all, then we will get N into E। और अगर रेजिस्टेंस के साथ होगा, द होल सेटअप विल बी रिप्लेस्ड बाय वन सिंगल बैटरी लाइक दिस, जिसे आप VAB या V या EAB भी बोल सकते हो। उसके ऊपर अभी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आता है। पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF में क्या फ़र्क होगा, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। इफ़ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो मैंने बताया है कि हम बैटरी को इस तरह से इंडिकेट करते हैं, एक सेल, उसके बाजू में एक छोटा सा EMF ऐसा। सो अगेन यू सी प्लस माइनस इस तरह से कनेक्शन है। इंटरनल रेजिस्टेंस आर R1, R2, R3 and EMF are E1, E2 and E3। so what is the net EMF? so it will be E1 plus E2 plus E3 dot रेजिस्टेंस R इक्वलेंट होगा R1 plus R2 plus R3 like this, ठीक है। and if E1, E2 all are equal, in that case it will be written as N into E and resistance will be written as N into R, ठीक है। फॉर N सेल्स, इनमें से कोई एक बैटरी को, आउट ऑफ N सेल्स, अगर मैंने किसी एक बैटरी को उल्टा कर दिया, सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। इट्स समथिंग लाइक दिस, जैसे ये E1 है, E2 है, E3 है, ये सब किरचॉफ्स लॉ से ही लिख रहे हैं। तो यू सी प्लस एंड प्लस आर कनेक्टेड, माइनस एंड माइनस इज कनेक्टेड, ठीक है। सो इसका EMF क्या होगा? EMF across A and B will be
E1 माइनस E2 प्लस E3, यही होगा क्या? यस सर। यस सर। ठीक है ना? क्रिचॉफ्स लॉ लिखना सीख रखा है तुम लोगों ने, तो यू कैन टेक एनी डायरेक्शन एंड यू स्टार्ट राइटिंग. सो जहाँ पे हम इन कर रहे हैं वहाँ पे माइनस, जहाँ पे जो अगर निगेटिव प्लेट पे इन कर रहे हैं तो निगेटिव साइन, पॉजिटिव प्लेट पे इन कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन, ऐसा लेकर के चलते हैं. उसी से ये चीज़ आया है जिसे हम अब डायरेक्ट लिख रहे हैं. सो फॉर n cells, for n cells, एक बैटरी को केवल उल्टा करके रखा है मैंने. देन व्हाट इज द ईएमएफ अक्रॉस ए एंड बी? यहाँ पे n सेल्स हैं, डॉट 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 करके. ठीक है, एंड ऑल आर इक्वल. यहाँ पे E1 E2 E3 नहीं लेंगे, ये बात ध्यान रखोगे. ठीक है. सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी? तो अगर सब एक एक डायरेक्शन में ही कनेक्टेड होता तो n इंटू ई होता, लेकिन उसमें से एक बैटरी को उल्टा करके रखा है मैंने, तो क्या होगा? क्या माइनस एन ही करेंगे तो हो जाएगा? माइनस ई कर देंगे तो हो जाएगा क्या? यस। यस सर। नहीं ना. एक्चुअली ये ई जो है वो एक और बैटरी को ख़त्म कर दे रहा है. ठीक है, या फिर आप बात करो, मतलब ठीक है, देखो इसको 2e से डिनोट करोगे. सो n माइनस टू इंटू ई होगा. पहले तो ये बताओ समझ में आया क्या क्या हुआ यहाँ पे? यस सर। Out of n batteries, two batteries goes out of the circuit because of neutralization. एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं इसके वजह से. इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि आउट ऑफ n बैटरी, n माइनस ई बैटरी एक डायरेक्शन में कनेक्टेड है तो n माइनस वन इंटू ई लिखोगे, और जो उल्टे डायरेक्शन में कनेक्टेड है उसे माइनस ई लिख दोगे, तो वापस यही आ जाएगा. तो तुम्हें ये ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी एक बैटरी अगर उल्टा करेंगे तो n के टर्म में अगर आप बात कर रहे हो तो n माइनस टू बोलना है. ठीक है. जैसे दो बैटरी उल्टा करके लगा दे, देन व्हाट वुड बी द नेट ईएमएफ अक्रॉस ए एंड बी? 0. नहीं, टोटल n है, यहाँ पे फिगर में 4 दिया है, बट यस तुमने 4 बैटरी को फिर खत्म कर दिया, 4 को 0 बोल दिया, तो क्या वो n माइनस फोर इंटू ई हो जाएगा? इज इट? तो एक बैटरी के उल्टा करने से दो बैटरी सर्किट से आउट हो रहा है, ऐसा आप समझेंगे. ठीक है, यहाँ पे 0 बोला तुमने क्योंकि दो बैटरी के उल्टा करने से 4 बैटरी आउट हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है ओवरऑल. सो व्हाट इज द नेट ईएमएफ फॉर n सेल्स? इट विल बी n माइनस फोर इंटू ई. गॉट इट गाइस? ठीक है. अगर m सेल्स आउट ऑफ n, जहाँ पे m छोटा होगा m से, n से, then what will happen? Net EMF will be n minus 2m into e, ऐसा लिखोगे. ठीक है, और केवल छोटा नहीं होना है, मतलब 2 टाइम्स से छोटा रहना चाहिए n का, m का वैल्यू. नाउ कमिंग टू द सीरीज पैरेलल. सो सबसे पहले अगर पैरेलल में इस तरह से बैटरी कनेक्ट किया गया है, सो व्हाट विल यू कॉल इट? E1 E2 E3. ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो दोनों इंड है ए और बी, उसके भी अक्रॉस ईएमएफ क्या होगा ये बताना है. ठीक है. तो देखो ऐसे केसेस में ना
हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले डायरेक्ट ये शॉर्ट सर्किटिंग हो गया एक तरह से, बैटरीज को डायरेक्ट कनेक्ट करने से, इस पैरेलली सबको एक साथ कनेक्ट करने से, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल ओवरऑल आएगा वो नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हेल्प लेना है इंटरनल रेजिस्टेंस का, और तब जा कर के हम ईएमएफ इसका लिख पाते हैं। तो इस सर्किट में यहाँ पे ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस लिख लेते हैं R1, R2 एंड R3। नाउ इस सर्किट में ना ओवरऑल एक करंट मूव कर रहा होगा, ठीक है। और ओवरऑल जब एक करंट मूव कर, ओवरऑल एक करंट नहीं, मतलब सर्किट में जो किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से आप करते हो, ठीक है, इसमें करंट मूव कर रहा होगा, उस करंट के हिसाब से हम ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दैट टर्न आउट टू बी EMF across A and B is equals to E1 upon R1, E2 upon R2, E3 upon R3 upon 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, ठीक है। What is this? This is the equivalent EMF across A and B। मतलब इस पूरे सर्किट को हम रिप्लेस कर दें हटा करके एक सिंगल बैटरी से, तो जो E इक्विवेलेंट होगा इस बैटरी का, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। इफ यू रिप्लेस ऑल द 3 बैटरीज इन पैरेलल विद अ सिंगल बैटरी, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ दैट बैटरी, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। अगेन वेर इज दिस क्वेश्चन, दिस फॉर्मूला कमिंग फ्रॉम? तो किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ से आप सिंप्लीफाई करेंगे इसे करंट को लेकर के, इट विल कम, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। डेटा लेकर के अगर सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा, केवल E1 E2 के टर्म में थोड़ा एक्सप्रेशन लेंदी बनेगा, ठीक है। देन व्हाट अबाउट द रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट? सो R इक्विवेलेंट, क्योंकि ये तीनों आपस में पैरेलल दिख रहा है ए और बी के अक्रॉस, सो इट विल बी रिटन एज 1 upon R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, ठीक है। सो अंडरस्टैंड इट अगेन। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं 0 0 0, तो फिर ये डिफाइन नहीं हो पाएगा, ये सर्किट जो है, मतलब बैटरी जो है, सब आपस में शॉर्ट हो जाएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट डायरेक्ट पास कर जाएगा इनके बीच से, ठीक है। मतलब एक दूसरे को डिस्चार्ज करना कह सकते हो, डिस्चार्ज भी कहना सही नहीं होगा, डिस्चार्ज होने के लिए ऑपोजिट टर्मिनल्स को कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट लाने के लिए मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस का हेल्प लेना ही पड़ेगा। अभी इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए, जैसे इनमें से कोई एक टर्मिनल, ध्यान देना इसमें सबका सब देखो प्लस 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 एक साथ है, माइनस 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 एक साथ है, इनमें से कोई एक टर्मिनल का साइन अगर उल्टा हुआ तो वहां पे माइनस के जगह प्लस के जगह माइनस कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं रखते हो तो आपने सीधा किरचॉफ्स लॉ यूज करना है, E1 E2 E3 R1 R2 एंड R3। बताओ इसके लिए E इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? P एंड Q के अक्रॉस, so you will write E1 upon R1 plus E2 upon R2 now minus E3 upon R3 whole divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। R इक्विवेलेंट के बारे में क्या सोचना है तुम्हारा? 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। रेजिस्टेंस में डायरेक्शन का तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, करंट किधर से भी जाए सेम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इसलिए यहाँ कभी प्लस माइनस नहीं आएगा। तो R इक्विवेलेंट में केवल प्लस ही रहने वाला है।
लेकिन ईएमएफ में डायरेक्शन को लेकर के तुम्हें प्लस माइनस केयरफुली प्लेस करना है, ठीक है। सो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, देयरफॉर इट इज what we are trying to do here. So overall parallel battery system is being replaced by a single battery in order to do the easy calculation, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ईएमएफ नहीं था तब के लिए है, यूजुअली यू विल गेट द सेम ईएमएफ। तो जब सेम ईएमएफ रहता है तब तो ई ही आ जाएगा। इफ आइडेंटिकल बैटरीज आर कनेक्टेड, ई आर लाइक दिस, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट जो होगा वो ई और आर ही रह जाएगा, ई रह जाएगा एंड आर बाई 3 हो जाएगा। For identical cells, ई ए इक्वल्स टू ई हो जाएगा। चेक करके देखो, ऊपर वाले फॉर्मूले से ही आएगा। तो आर के जगह R1 R2 R2 R3 की जगह पे, सबकी जगह पे आर रखेंगे। सो यू विल सी दैट दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। 3/R ऊपर और 3/R नीचे आ जाएगा, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। सो EMF विल बिकम ई ओनली। सो पैरेलल में लगाने से एडवांटेज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड आर इक्विवेलेंट तो वही आएगा क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। सो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, आर ए बी इज इक्वल्स टू R/3। सो पैरेलल में लगाने से रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है, ये फ़ायदा मिल रहा है हमें। लेकिन ईएमएफ जितना है एक बैटरी का उतना ही सारे बैटरीज का है, ठीक है। नेक्स्ट इज N series into M parallel। Identical cells, N series and M parallel। ये पूरा N है, N सेल्स को हमने सीरीज में लगाया है। नाउ गोइंग रिपीटिंग द सेम सर्किट इन पैरेलल। अभी कहीं भी बैटरी उल्टा पुल्टा नहीं किया है, सब प्लस माइनस ऐसा ही कनेक्शन किया हुआ है। सो पैरेलल में भी M पैरेलल रोज लेना है हमें, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड पूरा का पूरा सर्किट जो है वो कोई एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट कर देते हैं, जस्ट फॉर माय कन्वीनियंस। जैसे यहाँ पे ऐसे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। ऊपर में भी कहीं भी हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले सकते हैं। स्मॉल r तो इंटरनल रेजिस्टेंस था, स्मॉल कैपिटल R इज वन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टिंग द टू एंड्स, ठीक है। इस एंड को A बोलेंगे एंड दिस एंड इज B। तो A और B के अक्रॉस ऑल आर आइडेंटिकल, सब E ही है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द EMF अक्रॉस AB?
तो पहले सीरीज का बात करो, एक सीरीज में टोटल ईएमएफ कितना आ रहा है, एन इंटू ई आ रहा है, ठीक है। अभी बराबर ईएमएफ को अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ये ई है, ई है, ई है, देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ अक्रॉस ए बी, योर आंसर विल बी ई ओनली। पैरेलल में आइडेंटिकल बैटरीज को अगर आप लगा दोगे तो उससे ईएमएफ नहीं चेंज होगा, एक रो का जितना ई पोटेंशियल डिफरेंस है सारे रोज का उतना ही ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा या ईएमएफ होगा। सो पूरे सर्किट का ए और बी के अक्रॉस ईएमएफ एन इंटू ई आएगा क्या, एम इंडिपेंडेंट, ठीक है। आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, सो एन सीरीज है तो एन इंटू आर हो जाएगा, लेकिन एम पैरेलल है तो एम से डिवाइड कर देंगे। आपको पता है ना कि तीन रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल हो, व्हाट इज द आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस, क्या हुआ, रिकॉर्डिंग बंद, इट्स गोइंग ऑन। या ये R है, R है और R है, तो R इक्विवेलेंट R अपॉन 3 होता है इसका। Yes. तो M अगर हो जाए, M रोज हो जाए तो R अपॉन M हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज R इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट, आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। एनी क्वेश्चन एट दिस पॉइंट, दिस वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द आइडेंटिकल बैटरीज। जब आइडेंटिकल बैटरीज नहीं होगा तो फिर पूरा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा एक किरचॉफ्स लॉ वगैरह लगा करके, ठीक है। यहाँ पे केवल आइडेंटिकल बैटरीज के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट अबाउट द करंट, यहां से ऐसे करंट आई पास कर रहा है, सो इज इट करंट इक्वल्स टू एन ई, मतलब ई एम एफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज आर प्लस एन आर अपॉन एम। इस पूरे सर्किट को आप ऐसा रिप्लेस कर सकते हो, दिस इज लाइक दिस, ये आर है, ये आर इक्विवेलेंट है, दैट इज एन आर अपॉन एम, एंड दिस इज एन इंटू ई है। So this is the current through the circuit or through the resistance capital R. Got it, guys? Yes. Right. Yes, sir. तो यहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि अगर तुम्हारे पास टोटल n इंटू एम बैटरीज है, then how many parallel and how many series combination can you create to get the maximum current in the circuit? फिर से बोलता हूँ, जैसे m इंटू एन का मतलब कुछ नंबर ले लो, जैसे 6 इंटू 7, सो टोटल 42 सेल्स यू हैव, ठीक है। सो 42 cells you have, so how many parallel and how many series you can create so that the current is maximum, ठीक है। तो यहाँ पे करंट को मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए क्या हो सकता है, और वेरिएबल कौन है, तो m और n वेरिएबल है, ठीक है। टोटल फिक्स क्या है, तो फिक्स है m प्लस n फिक्स है, गॉट इट गाइस, नहीं m इंटू n फिक्स है ना, या m इंटू n फिक्स है। सो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग यूजिंग योर ट्रिक्स, जैसे एन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए।
ओके, यहाँ पे कैपिटल आर के बारे में बोला जाता है. व्हाट शुड बी कैपिटल आर सच दैट करंट इज मैक्सिमम, नॉट एम इंटू ई, मतलब कितना पैरेलल कितना सीरीज होगा वो नहीं होता है. बाहर का रेजिस्टेंस जो है वो कितना लगाएंगे हम ताकि करंट मैक्सिमम होगा, ऐसा केस बनता है. उसके लिए अभी आप थंब रूल यूज कर सकते हो कि जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर जब भी होगा तब तब जो करंट ड्रॉ हो रहा होगा वो मैक्सिमम ड्रॉ हो रहा होगा. ठीक है. सो वन ऑफ द सॉल्यूशन दैट वी कैन डू हियर इज, देखो कैलकुलस से भी किया जा सकता है बट यहाँ पे हम अलजेब्रा से सॉल्व कर रहे हैं. सो आई हैव अ रिलेशन इज एन ई अपॉन आर अपॉन स्मॉल एम आर लाइक दिस. टेक द एलसीएम एंड ऑल. सो m into n into e upon rm plus n r like this. ये जो नीचे वाला टर्म है ना इसे परफेक्ट स्क्वायर रूट में कन्वर्ट किया गया क्योंकि डिनोमिनेटर को हम देखो अब n इंटू एन फिक्स है तो न्यूमरेटर फिक्स है. डिनोमिनेटर अगर मिनिमाइज हो जाए तो करंट मैक्सिमाइज हो जाएगा. सो एम एन ई अपॉन डिनोमिनेटर can it be written as like this, रूट लगा दें और स्क्वायर भी लगा दें. सो इट इज रिटन एज रूट अंडर एम आर माइनस रूट अंडर एन आर होल टू द पावर 2 प्लस 2 रूट अंडर एम एन कैपिटल आर स्मॉल आर. राइट गाइस, ऐसा लिख सकते हैं डिनोमिनेटर को. नाउ फॉर आई टू बी मैक्सिमम डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम. तो डिनोमिनेटर मिनिमाइज कब होगा, जब ये वाला फैक्टर 0 होगा. आपको पता है स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है, 0 होता है. सो रूट अंडर एम आर माइनस रूट अंडर एन आर हैज टू बी इक्वल टू 0. अभी देखो यहां से रूट अंडर एम आर इक्वल टू रूट अंडर एन इंटू स्मॉल आर आ गया. स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आर इक्वल टू एन आर अपॉन एम आ रहा है. तो प्रूफ हो चुका है. आगे से ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, चाहे कैसा भी सर्किट हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है तो करंट सर्किट में मैक्सिमाइज हो जाता है. ठीक है. जो कि आर इक्विवेलेंट के बराबर है. सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट के बराबर होगा तो सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है. ये बात ध्यान रखेंगे. So this was all in the series and parallel connection. ठीक है. Any question? Find current in R. $10 volt, 5 volt, 2 ohm, 1 ohm, let's say this is 3 ohm. This is your capital R.
ठीक है। सो व्हाट इज द करंट थ्रू दिस? तो एक तरीका है कि आप इसमें किरचॉफ्स लॉ वगैरह लगा करके चलो। यू विल स्टार्ट फ्रॉम 10 वोल्ट, स्टार्ट डिवाइडिंग करंट एंड ऑल। ठीक है, यहाँ से I निकाला, यहाँ I1 चला गया, तो इधर I माइनस I1 चला गया एंड ऑल। फिर इक्वेशन लिख करके आप सिंप्लीफाई करो। ठीक है, आसानी है, आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इस पूरे सर्किट को हम ऐसे रिप्लेस कर दें। 3 ओम R इक्वलेंट E इक्वलेंट। सो दो बैटरी का केस है। कैन यू टेल मी व्हाट इज E इक्वलेंट इक्वल्स टू? फॉर्मूला है E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 होल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। दो बैटरी तो दो ही लेंगे। ठीक है, सो 10 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 1 होल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1। सो ऊपर आ रहा है 10, 20 अपॉन 3, this is 20 upon 3, so R equivalent is 20 upon 3. Got it, guys? E equivalent, and R equivalent will be 2 upon 3, and therefore current I equals to EMF upon small r plus capital R होगा क्या? ये रहा कैपिटल R। ये दोनों आपस में सीरीज में हो गया, सो दोनों को ऐड कर देंगे सीधा सीधा, एंड देयरफॉर दिस इज द रिलेशन। सो 20 अपॉन 3 होल डिवाइडेड बाई 2 बाई 3 प्लस 3। सो I इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 11 एम्पियर। दिस इज द करंट थ्रू R। आंसर। सो दिस इज अनदर वे ऑफ फाइंडिंग द करंट अपार्ट फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ। रिजल्ट किरचॉफ्स लॉ से ही आया हुआ है। एक तरह से कह लो कि किरचॉफ्स लॉ को यूज़ करके हमने ये रिजल्ट पहले से लिख लिया और अब उसका सीधा सीधा यूज़ करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज द एग्जांपल कि अगर हमें दो की जगह तीन बैटरीज मिल जाए तब भी आप इसी तरह से वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो चलो जरा आप लोग वर्कआउट करके दिखाओ मुझे। आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन हियर। फाइंड E इक्विवेलेंट, स्मॉल r इक्विवेलेंट एंड करंट थ्रू R। एवरीवन विल सॉल्व बाय योरसेल्फ और बताओ मुझे रिजल्ट क्या आएगा। 10 वोल्ट 2 ओम, 6 वोल्ट 3 ओम, 5 वोल्ट 1 ओम। What is small r equivalent? कितना आ रहा है बताओ? 11 by 6. 11 by 6. 11 by 6, 6 by 11। हाँ, उल्टा करेंगे ना इसको। सो दिस विल बी 6 by 11, राइट? Yes, sir. इसको उल्टा भी करना रहता है। 1 upon R equivalent equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So it is coming 6 upon 11. ठीक है, E equivalent E1 upon R1, E2 upon R2, लेकिन यहाँ पे माइनस E3 upon R3 यूज करना है। सी द साइन, जबकि नीचे में 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3 ही यूज करना है। सॉल्व करो, कितना आ रहा है?
So this is coming 5 12 upon 11. minus 5 upon 11 upon 6, and you are saying it is 12 upon 11 volt. Yes, it is. So the current I equals to EMF upon small r plus capital R. हो सकता है ये निगेटिव भी आता, अभी बस निगेटिव आते आते बच गया, पॉजिटिव ही रह गया, तो पॉजिटिव रह गया तो जो प्लस साइन का प्लेट है उसी को मेंटेन करेंगे, उसी के पोलैरिटी को मेंटेन करेंगे अभी. सो ये 4 हो गया, ये स्मॉल r हो गया और ये e हो गया, राइट. सो इट इज 12 अपॉन 11 होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 अपॉन 11. सो 44 प्लस 6 50 हो गया. So is it coming 50 upon 12 upon 50 ampere? So this is the current passing through the resistance 4 ohm. ठीक है. Now battery having internal resistance, you have to simply remember this case कि चार्जिंग के केस, हाँ डिस्चार्जिंग पहले लेंगे. एक बैटरी है, this is the internal resistance. So what is the potential difference across A and B? And when I say it is a case of discharging, so what is the direction of current in this figure? A से B या B से A होगा, बताओ फटाफट. A से B. In case of discharging, प्लस प्लेट से करंट बाहर की ओर जाएगा एंड माइनस प्लेट पे करंट अंदर की ओर आएगा. सो इट इज R, I इंटरनल रेजिस्टेंस R एंड EMF इज E. जो E है वो प्योरली हम ट्रीट कर सकते हैं कि दोनों टर्मिनल सेल्स के जो टर्मिनल से उसके बीच में है. हालांकि ये पूरा एक ही सिस्टम है, एक सेल है पूरा, है ना, ऐसे है. सो बेसिकली EMF को हमने डिफाइन किया अमाउंट ऑफ वर्क डन इन व्हाट, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट, इन सेपरेटिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स और ब्रिंगिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स. ठीक है. अब डिस्चार्जिंग, तो EMF यूजुअली जो डिफाइन होता है ना, वो चार्जिंग को लेकर के कि हमने कैसे इसे चार्ज किया है उसके ऊपर ये डिफाइन होता है, और वो एक तरह से फिक्स है क्योंकि मैंने बताया था स्केलर क्वांटिटी है, तो चंक में इसे आप चार्ज करो या एक साथ चार्ज करो, कैसे भी चार्ज करो, कोई भी सोर्स से भी चार्ज करो, अल्टीमेटली जितना चार्ज प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट होना है उसके हिसाब से इसके ऊपर वर्क किया गया होगा. ठीक है. सो EMF अपनी जगह पे एक बैटरी का प्रॉपर्टी हो गया बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज डेवलप ऑन द प्लेट्स. लेकिन अब जब हम बैटरी को यूज करेंगे तो जब इससे करंट पास करेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी काम कर रहा होगा, और इसलिए टर्मिनल पे जो पोटेंशियल है A और B बाहर में, ठीक है, ये सब कुछ अंदर में था इंटरनल रेजिस्टेंस एंड EMF, लेकिन बाहर में जो आउटपुट मिल रहा है बेसिकली वो कितना मिल रहा है उसे हम VAB से डिनोट करेंगे. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VAB इज रिटन एज E माइनस IR. जो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी गिवन एज E माइनस IR. R इज स्मॉल. ठीक है. तो आया कैसे, किरचॉफ्स लॉ से आए, एक ट्राई कर सकते हैं हम लोग. तो A से B की तरफ चलते हैं. ठीक है. सो माइनस VA प्लस IR माइनस E प्लस VB इक्वल्स टू 0. सो VA ओके, तो मुझे VB माइनस VA इक्वल्स टू E माइनस IR लिखना होगा यहाँ पे. ठीक है. सो विच पोटेंशियल इज एट हायर, which terminal is at higher potential, A or B?
which potential is which terminal is at higher potential? B is at higher potential than A. ठीक है, ऑब्वियसली बी साइड जो दिख रहा है बैटरी, देखो बैटरी में जब हम बात करेंगे तो हम बैटरी से बताएंगे कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा है और किसका पोटेंशियल कम है, उसके प्लेट को देख करके। रेजिस्टेंस पे जब हम बात करते हैं तो केवल करंट का डायरेक्शन देख करके बताते हैं, ठीक है। व्हेन इट कम्स बैटरी एंड रेजिस्टेंस बोथ, इन दैट केस यू हैव टू सी द मतलब किरचॉफ्स लॉ लिख करके तुम्हें फाइनली सॉल्व करके डिसाइड करना पड़ेगा कि पोटेंशियल कौन से साइड का ज़्यादा है। मान लो ये सॉल्व करूं और ये निगेटिव आ जाए, यहाँ अजम्पशन है मेरा कि ये पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन अगर ये मान लो निगेटिव आ जाए, मतलब डिस्चार्जिंग का केस है तो यही होना ही है, पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। तो अगर ये निगेटिव आता है तो हम कहेंगे कि इसका मतलब ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, बी का पोटेंशियल कम है। एंड ऑफ कोर्स वो पोटेंशियल इस बैटरी के वजह से नहीं मेंटेन हो रहा है, किसी एक्सटर्नल सोर्स के वजह से मेंटेन होगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन इन दिस? ये याद रखना है आपको, याद क्या रखना है, मतलब डिस्चार्जिंग के केस में E माइनस आई आर होता है। सो एक्स्ट्रा आउटसाइड पोटेंशियल जो होता है, बाहर का पोटेंशियल जो होता है अंदर के ईएमएफ से छोटा होता है, ठीक है। बाय हाउ मच अमाउंट? तो बाय आई आर अमाउंट। ऑब्वियसली तभी तो करंट पास हो रहा है, अंदर से फोर्स ज्यादा है, बाहर का फोर्स कम है, तो चार्ज बाहर निकल पा रहा है, ठीक है। ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज मोर देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल and therefore the current is able to pass through outside. डिस्चार्जिंग के केस में क्या होगा? सॉरी, चार्जिंग के केस में। सो यू अंडरस्टैंड दैट चार्जिंग का मतलब ये होता है कि बाहर का फोर्स ज़्यादा है, बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, तभी एक बैटरी चार्ज हो सकता है, ठीक है। करंट प्लस प्लेट पे इन्वर्ट कैसे फ्लो करेगा? जब बाहर का पोटेंशियल हाई रहेगा तभी। तो साइन क्या होना चाहिए चार्जिंग के केस में? प्लस प्लेट पे करंट आ रहा है ऐसा आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। यही ईएमएफ और यह है आर, यह है करंट आई। तो यहाँ पे वी ए बी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर लिखना है तुम्हें। वी ए बी इक्वल्स टू ई प्लस आई आर, डिस्चार्जिंग में ई माइनस आई आर और यहाँ पे ई प्लस आई आर, ठीक है। चेक करो, कोई भी एक डायरेक्शन ले लो, बी से ए ले लेते हैं, तो माइनस वी बी प्लस ई प्लस आई आर प्लस वी ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो यहाँ से आ रहा है वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू E plus IR. So again, potential of B is more than potential of A, क्योंकि ये तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इससे बेटर होगा हम बी ए लिखें। So this is the 2 points that I want to highlight in terms of internal resistance and EMF and potential difference across the terminal, ठीक है। जरा देखो यहाँ पे, अगर ये एक आइडियल बैटरी होता, आइडियल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, फॉर आइडियल सेल और बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस इज टेकन एज 0। तो उस समय क्या वी बी ए बराबर ई होगा क्या? यस। सो वो कौन कौन सा केसेस हो सकता है जिस समय ईएमएफ ऑफ द बैटरी एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी आर इक्वल? तो एक केस होगा व्हेन नो करंट इज पासिंग थ्रू इट, जब बैटरी का यूज नहीं कर रहे हो, तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल का है वही ईएमएफ भी हो जाएगा। और दूसरा कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है। केस 1, व्हेन VBA is equals to EMF,
कब होता है ऐसा? सो केस 1 इज फॉर आइडियल बैटरी. केस 2, इफ सेल इज नॉट इन यूज. अगर सेल से करंट नहीं पास कर रहा है, नॉट इन यूज का मतलब सर्किट ओपन है. सर्किट ओपन है तो व्हाट इज द करंट? 0. जरा सब्स्टिट्यूट करो इस इक्वेशन में जो डिस्चार्जिंग का निकाला है, तो क्या वहां से VBA इक्वल टू EMF फिर से आ रहा है? ठीक है. सो ये वो दो केसेस है जिस समय EMF ऑफ द बैटरी एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल विल बी इक्वल. ठीक है. समटाइम्स वी डिफाइन ऑल्सो दिस EMF. EMF is defined as the potential difference across the terminal when no current is drawn from the battery. जब बैटरी से कोई करंट आप नहीं निकाल रहे हो, उस केस में जो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही EMF होता है. ठीक है. समटाइम्स वी डिफाइन इट लाइक दिस, बट दिस इज नॉट इन प्योर फॉर्म, राइट. ये बात ये नहीं एक्सप्लेन कर रहे कि वो EMF कैसे आता है. सो असल में EMF का डेफिनेशन हो जाता है, it is the amount of work done per unit charge in charging the battery. ठीक है. So we talked about series and parallel of cells also. We talked about discharging and charging. किस में पोटेंशियल ज़्यादा होना है, किस में पोटेंशियल कम होना है, लाइकवाइज. ठीक है. शॉर्ट सर्किट क्या होता है? सो बेसिकली बाईपास करना हो जाता है किसी रेजिस्टेंस को या किसी बैटरी को आप बाईपास करोगे, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग, राइट गाइस. जैसे ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक सेल यहां ले लेते हैं, एक और सेल लेते हैं, R1, R2, R3, E1, E2, S1, और एक स्विच यहां भी लगाते हैं, S2. तो अगर हम इसमें S1 को क्लोज करें तो क्या आप मानते हो R1 बाईपास हो रहा है यहां पे? इफ S1 इज क्लोज्ड, क्या होगा? R1 इज बाईपास्ड. मतलब एक तरह से R1 को हमने सर्किट से निकाल दिया. ठीक है. अब खुद सोचो, देयर आर एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे और एक बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस का केस है. व्हेन द करंट हैज अ चॉइस टू डिवाइड, किस रास्ते वो जाएगा, 1 से या 2 से, या थोड़ा थोड़ा जाएगा दोनों में? ये जो करंट I आ रहा है वो उसे यहाँ A पे डिवाइड होने का मौका तो मिल रहा है. एक तरफ रेजिस्टेंस है, दूसरी तरफ बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं है. सो डोंट यू थिंक दैट द ऑल करंट विल गो थ्रू दैट रेजिस्टेंस? Yes, sir. बिना रेजिस्टेंस वाले पाथ से चला जाएगा. तो ये रेजिस्टेंस यूज में है क्या? इट इज नॉट इन यूज. सो रेजिस्टेंस सर्किट से बाहर हो गया है एक तरह से. ठीक है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शॉर्टिंग. जहां पे हम किसी रेजिस्टेंस या बैटरी को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज योर शॉर्टिंग. तो एक वायर अगर कंडक्टर को लगा दीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा. वही चीज यहाँ हो रहा है. S1 को क्लोज करने से क्या होगा कि जो भी करंट यहाँ आएगा वो सीधा ऊपर चला जाएगा और ऊपर से पास हो जाएगा. R1 का यूज ही नहीं होगा. ठीक है. उसी तरह से S2 को अगर तुमने क्लोज कर दिया तो E1 का कोई यूज नहीं रहेगा, क्योंकि E1 का दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल बनेगा, A एंड B, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा. आप कह सकते हो कि एक बैटरी में सर ये कैसे पॉसिबल है? तो ये तब होगा जब ये दोनों, ये वाला E1 जो है ऑल ऑफ ए सडन इन अ वेरी स्मॉल टाइम ये डिस्चार्ज हो जाएगा. डिस्चार्ज होने का मतलब क्या होता है? दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा. इज इट? तो ऐसा होगा भी ना, बैटरी के दोनों टर्मिनल को सीधा एक वायर से अगर कनेक्ट करो तो वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर जाएगा. ठीक है. तो शॉर्टिंग समझ में आ चुका है सभी को. इफ S2 इज
closed, then potential of A and potential of B equal हो जाएगा. This implies that E1 is discharged और एक तरह से not in use. इसी का दूसरा मतलब होता है कि E1 is supposed to be removed. ठीक है, हम ऐसा सोचेंगे कि E1 को रिमूव कर दिया है, वैसे ही R1 को हमने रिमूव कर दिया अगर बाईपास कर रहे हैं तो. सो दिस इज व्हाट वी कॉल शॉर्टिंग. और यहाँ C है, यहाँ D है, तो पोटेंशियल ऑफ C एंड पोटेंशियल ऑफ D आर इक्वल. या सॉल्व नहीं करना है, लेकिन देखो मैंने इस तरह का क्वेश्चंस आप लोगों को सिखा रखा है अभी. है ना. So the three cells are given 3, 4 and 6 volt parallelly connected. Internal resistance are given. EMF E effective निकालना है तुम्हें. इफेक्टिव मतलब इक्विवेलेंट. R इफेक्टिव निकालना है. ठीक है. एंड करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो एग्जैक्टली इस तरह का क्वेश्चन किया है हम लोगों ने. ये रेजिस्टेंस यहाँ लगा हो या फिर दूसरे तरफ लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. ठीक है. बाय कन्वेंशन इसने ऐसा लगा रखा है. कन्वेंशन भी नहीं है, बस मन अपने मन से लगा रखा है. ठीक है. सो समझ में आ रहा है. E1 R1 E2 R2, सॉरी E2 यहाँ है, एंड R3 एंड E3 गिवन है. ठीक है. टर्मिनल को चेक करो तो ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है. सो ओवरऑल करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. यू कैन टेक इट लाइक दिस. ठीक है. सो ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया है हम लोगों ने अभी. अगेन दिस इज सेम क्वेश्चन. मुझे बस यही जानना है, सॉल्वेबल है ना ये क्वेश्चन. अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर आप सीधा सीधा क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ से करेंगे. ठीक है. यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन इसने शो कर रखा है वो किरचॉफ्स लॉ लगाने के लिए शो कर रखा है. ठीक है. अदरवाइज ये वाला सेट और ये वाला सेट आपस में पैरेलल है ए और बी के अक्रॉस. ठीक है. पोटेंशियल वाइज देखा जाए तो ये पॉजिटिव और इधर निगेटिव जॉइंट है, तो माइनस आ जाएगा बीच में और बाकी सॉल्विंग है. ठीक है. 6 ओम जो है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के जैसा काम करेगा क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है. क्या आप मानते हो कि इस तरह से ए भी लगाना है या फिर बाहर से ए भी लगाना है, ये दोनों सेम अरेंजमेंट है? यस और नो? अगर ये Yes. हटा दूं मैं और बाहर से लगा दूं तो यस दिस इज द सेम अरेंजमेंट. वायर है मेरे पास, आई कैन ट्विस्ट द वायर द सर्किट इन एनी वे, बट कनेक्शन जैसे है वैसे ही रहेगा. ठीक है. तो अंदर में 6 ओम लगा रखा है या फिर उसे बाहर साइड से लगा रखा है, एक ही बात होता है, ये अलग नहीं है. तो ये सॉल्वेबल होना चाहिए. मैंने तो डिस्कस किया है, आप ट्राई करेंगे इन सबको.
ये एक ओपन सर्किट का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करो। सब सिखा रखा है मैंने। या फाइंड द पोटेंशियल एट ए पे पोटेंशियल कितना है ये बताना है फ्रॉम दिस। आपको केवल ए पार्ट पे ही फोकस करना है, बी पार्ट एक्चुअली सॉल्विंग है। So we need to observe the circuit. करंट कहीं दे नहीं रखा है, so there would be a current also. ठीक है। सॉल्विंग में जैसे किया वैसे ही कर लेते हैं। तो सॉल्विंग में क्या बोल रहा है कि ए पॉइंट से चारों तरफ ऐसे करंट लिख दिया, I1, I2, I3 एंड I4। ठीक है। सो यू एक्सेप्ट दिस I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। उसके बाद बैटरी का एडवांटेज यहाँ पे x, ए के जगह पे पोटेंशियल माना है इसने x, तो जहां जहां बैटरी दिख रहा है ना वहां से आप एक स्विच ओवर कर सकते हो। जैसे इसको मैंने P पॉइंट लिया, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल एट P इन टर्म्स ऑफ x? ये 20 वोल्ट है। सो 20 से कम होगा, कितना होगा? 20 माइनस एक्स होगा क्या? सॉरी उल्टा लिख दिया ना, x बड़ा है और P छोटा पोटेंशियल पे है, राइट? देख रहे हो ना, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। सो x बड़ा है, x मतलब a का पोटेंशियल बड़ा है P के कंपैरिजन में, तो P छोटा होना चाहिए x से। ठीक है। सो दिस विल बी x माइनस 20 पोटेंशियल एट P। ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट है वो है I1 ऐसे, सो आई कैन राइट I1 इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है। इसी तरह से हर एक ब्रांच में लिख करके इस वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पूरा इक्वेशन x में आएगा और सॉल्व होकर के मुझे रिजल्ट दे देगा। P के बाद यहाँ पे देखो Q पॉइंट। सो क्या ये x माइनस 15 है? यस और नो? यस। ठीक है। अभी यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टेंस है तो आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे x के टर्म में, हाँ E से जरूर बात करेंगे आप। ठीक है। तो देखो क्या कर रहे हैं, E है, इस पॉइंट को R मैंने बोला, तो R पे पोटेंशियल कितना होगा अगर E पे 50 है, माइनस 50 है और ये 5 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। व्हाट इज द पोटेंशियल एट R? सिंपल, ज्यादा होगा ना, R पे पोटेंशियल ज्यादा होगा E से, प्लस होने की वजह से। कितना बोलिए? 45 माइनस 45 ना, माइनस। इट इज माइनस 45 वोल्ट। नाउ यू हैव माइनस 45 वोल्ट, तो ए आर के बीच में आप फिर से आई लिख सकते हो और बाकी आगे का सॉल्विंग कर सकते हो। सो लेट्स सी, I1 P से C के ऊपर बात करो, I1 यहां, तो I1 इक्वल्स टू लिखेंगे x माइनस 20 माइनस 10
डिवाइडेड बाय 1। ठीक है ना? क्या किया मैंने? हाई पोटेंशियल में से जिधर से करंट जा रहा है, जिधर जा रहा है, तो हम x माइनस 20 को हाई लेंगे 10 के कंपैरिजन में। सो 20 माइनस एक्स माइनस 10 करेंगे डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। दिस इज योर I1 प्लस I2 पे बात कर रहे हैं अब। इफ यू कैन टेल मी I2 इज वर्टिकल वायर क्यू बी में, देखो क्यू से बी में x माइनस 15 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, I3 पे बात कर रहे हैं। I3 पे A से R के बीच में, A से R, इज इट x प्लस 45? बोलो जरा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा x प्लस 45? Yes. x माइनस ऑफ माइनस 45, x प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2 प्लस I4. So I am talking about AD. So it is x minus x plus 30 divided by 1 equals to 0. Now you can solve for x, है ना? x के लिए सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। So ये आ रहा है 3x, बाकी -30, ये -30 इधर के -30 से ख़त्म हो जा रहा है, -35 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू -10 अपॉन 3 वोल्ट। सॉरी, आई डिड रॉन्ग ना, 10 अपॉन 2 रहेगा। सो इट इज 5 अपॉन 3। बताओ यही आ रहा है सॉल्विंग? मैं चेक करता हूँ आंसर। ओके, या वी आर राइट, 5 अपॉन 3 लाए ना हम लोग, या ठीक है। देखा कैसे सॉल्विंग किया है हम लोगों ने? सो थोड़ा इस तरह के प्रॉब्लम्स पे प्रैक्टिस करो, एंड आई होप कि डायरेक्शन, सबसे पहले कि करना क्या है वो डायरेक्शन क्लियर हो जाए तुम्हें। ऐसा भी क्वेश्चन कराया है, लेकिन शॉर्ट करने वाला अभी सिखाया है, तो एक क्वेश्चन उस पे है, कैसे वर्कआउट करेंगे अगर सो वी हैव डील विद सच क्वेश्चन। ठीक है, इसमें केवल ए वाले पार्ट पे अभी फोकस करते हैं, बाकी को मैंने कराया हुआ है। क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि जो बी डी है वो सीधा सीधा एक वायर से कनेक्टेड है। सो क्या आप मानते हो कि बी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल सेम है? जब भी एक वायर से कनेक्ट होगा उसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। यस और नो गाइस? Yes. Yes, sir. Okay, and therefore you can take A and B and D as a single point. अब आप B और D को एक सिंगल पॉइंट के साथ ले सकते हो और उसके बाद आप सॉल्विंग कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी सॉल्विंग कर सकते हो, या B से D सिंगल पॉइंट लेकर के भी इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सिंगल पॉइंट ले लेता हूँ, रीअरेंजमेंट जिसको कहते हैं ना, वो यहाँ पे है। देखो, आप चाहे तो पूरा इसी सर्किट से डायरेक्ट सॉल्विंग करें, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट करके देखो। देखो, डी से सी के बीच में एक बैटरी है, और सी वाले साइड पे प्लस है, और बी वाले साइड पे, डी वाले साइड पे निगेटिव है। गॉट इट गाइस? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। उसके बाद सी से बी के बीच में 5 ओम का एक बैटरी है, तो सी से बी में जाओ और यहां लगा दो एक 5 ओम, ऐसा हो गया। ओके, बी से ए के बीच में, तो एक पॉइंट तुम्हें ए इधर ले लेना है। ठीक है,
और कह रहा है कि B से A के बीच में एक बैटरी है 10 वोल्ट का। उसके बाद A से D के बीच में 2 ओम है। दिस इज द सर्किट, दैट्स इट। तो क्या आपको नहीं लगता है कि सर्किट 1 और सर्किट 2 का करंट खुद में ही घूमता रहेगा? कोई जरूरत नहीं है Yes. इधर का करंट उधर जाने का, उधर का करंट इधर आने का। सो बेसिकली अगर मुझे पता करना हो कि व्हाट इज द करंट I1, बताओ, वर्बली बताओ I1 कितना है एंड I2 कितना है। सो I1 इज 4 वोल्ट, 4 एम्पियर, ठीक है, एंड दिस इज हाउ मच, 10 था। सो I2 इज 5। अभी अगर मैं मेन सर्किट में चले जाऊं, ये पूछ रहा है कि AD में कितना करंट होगा, तो बोथ करंट्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर ना। ऊपर से I1 आ रहा है और नीचे से I2 जा रहा है। सी द डायरेक्शन ऑफ करंट। Therefore, what is the net current in the wire AD, BD? So it is 5 माइनस, दोनों को माइनस करोगे, so it is 1 एम्पियर, राइट? ठीक है, this is not volt, एम्पियर। This is 1 ampere from D to B side. Is that clear? From D to B, it is 1 ampere net current flowing in this circuit. तो यही आंसर रहेगा। I3, या ठीक है। So you understood this. From D to B, 1 ampere. मैं ये कह रहा था कि मैंने यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट सिखाया तुम्हें, ठीक है। आप चाहो तो इसमें डायरेक्ट भी सॉल्विंग कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इस क्वेश्चन को किस कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं? किरचॉफ्स लॉ या और भी कुछ है? सी दिस क्वेश्चन। किरचॉफ्स लॉ जब कुछ नहीं समझ में आता है तब तो करना ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम नोडल पॉइंट कंसेप्ट लगाएंगे। वाई सो? बिकॉज यू सी दे ऑल आर एट सेम पोटेंशियल, एक ही वायर से कनेक्टेड है सब, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर यहाँ रेजिस्टेंस आ जाता तो हम कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। सो नीचे वाला जो है ना वो सेम पोटेंशियल पे है, ऊपर वाला भी सेम पोटेंशियल पे है, इनफैक्ट नीचे वाला भी आपस में सब सेम पोटेंशियल पे है, राइट गाइस? ठीक है। सो फ्रॉम द फिगर इटसेल्फ, हैव यू कंक्लूडेड दैट पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, potential at C and potential at D are equal, and H का पोटेंशियल, G का पोटेंशियल, F का पोटेंशियल और E का सब आपस में इक्वल है। ये समझ में आ गया? हमने क्या करना होता है, तो एक पॉइंट को जीरो लेना होता है। तो नीचे वाले को अज्यूम कर लो जीरो, यहां पे पोटेंशियल है जीरो,
तो H का पोटेंशियल बता सकते हो क्या? E4 कितना है? 10 वोल्ट दे रखा है. व्हाट इज द पोटेंशियल एट H? 10 वोल्ट है, और इसलिए 10 वोल्ट थ्रू आउट है G पे, F पे और E पे भी. ठीक है. अब आप तीनों में करंट निकाल सकते हो. कह रहा है कि फाइंड द करंट इन ईच वायर. तो अब आप आसानी से तीनों में करंट निकाल सकते हो. G का पोटेंशियल 10 है, B का पोटेंशियल 0 है. आप मान लो कि करंट ऊपर, करंट नीचे जा रहा है. ऊपर मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस साइन के साथ आंसर आ जाएगा. चलो ऊपर ही मान लेते हैं. ठीक है. बट जो दिख रहा है कि ये 10 वोल्ट है प्लस EMF जो E3 जो है उसका भी टर्मिनल नीचे प्लस है, तो प्रोबेबली करंट तो नीचे ही आ रहा है ना. तो अगर मैंने जानबूझ के यहाँ मिस्टेक किया और ऊपर की ओर करंट ले लिया तो करंट माइनस साइन के साथ आएगा. ठीक है. लेट्स से दिस इज I3. राइट द किरचॉफ्स लॉ. B से लेके G के बीच में ओपन सर्किट का किरचॉफ्स लॉ लिखो. केवल एक वायर पे, पूरे सर्किट में जाने का जरूरत ही नहीं है. ठीक है. तो जहां से चालू करते हैं वहां माइनस होता है, तो माइनस VB प्लस I3 इंटू R3 इज गिवन एज 1 ओम प्लस E3 इज 30, और जहां फिनिश करेंगे वहां पे प्लस G इक्वल टू 0. ये वाला पार्ट तो 0 है. सो क्या I3 इक्वल टू माइनस 40 एम्पियर आ रहा है? Yes. What does this minus sign indicates? That the sign you have taken is opposite to what is coming. So current is going down from G to B in resistance R3. That's it. So similarly you can find potential current in R2 and R1 also. ठीक है. देखो, तो नोडल पॉइंट कंसेप्ट से इसने सॉल्व किया है. किरचॉफ्स लॉ भी लगा सकते हो. ठीक है. बट पॉइंट वही है, हम अब ये देखेंगे कि कहाँ पे हम आसानी से सॉल्व कर सकें, कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकें. ठीक है. ये हमें देखना है. तो ये सब डिस्कस हो चुका है. अब जो रह गया है वो R इक्विवेलेंट निकालना रह गया है हम लोगों को. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज में नहीं है बहुत ज़्यादा. ठीक है. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. दिस इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग द सर्किट. और ये कहता है कि अगर एक सर्किट में बहुत सारा सेल हो तो आप एक सेल एट अ टाइम लीजिए. ठीक है. इफ सर्किट हैज more than one cell, then take one shell at a time for each cell and get current. Finally, सुपरइम्पोज का मतलब हो जाएगा नेट करंट. फाइनली सुपरइम्पोज ऑल करंट इन अ वायर. एक वायर में सारे करंट को सुपरइम्पोज कर दो, ये कहलाता है सुपरइम्पोज. मान लो कि इस वायर में मैंने I1 पता किया 10 एम्पियर और I2 पता किया
2 एम्पियर और I3 पता किया 3 एम्पियर. सो व्हाट इज द नेट करंट इन दिस वायर AB में नेट 5 करंट ampere. कितना है? तो आप बोलोगे कि 10 माइनस 2 माइनस 3 दैट इज 5 एम्पियर. तो जितना भी सेल होगा उन सारे सेल्स का इंडिविजुअली पहले हम सॉल्विंग कर लेंगे, एक एक बार एक सेल लेकर के. उसके बाद जो भी करंट आएगा उसको सुपर इम्पोज करना है. फॉर एग्जाम्पल अभी क्या होता है कि ये कहीं कहीं पे थोड़ा हेल्प करता है शॉर्ट में, अदरवाइज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज ऑलमोस्ट इग्नोर्ड. हम लोग बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं इसे. रीजन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाता है उसके वजह से. ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन है ये न्यूट्रल पॉइंट से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, लेकिन चलो अभी मुझे अगर इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से वर्कआउट करना हो तो पहला सर्किट में हम क्या करेंगे, 30 वोल्ट को हटा देते हैं. ठीक है, फॉर 15 वोल्ट दैट सर्किट अपीयर्स टू मी लाइक दिस. ये एक ही जगह हो गया. ठीक है, पॉइंट सी को यहाँ दिखा देंगे तो पॉइंट सी और पॉइंट डी एक ही हो जाएगा. बी यहाँ पे है, दिस इज 3 ओम, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 6 ओम, 15 ओम, 15 वोल्ट. तो यहाँ पे क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कौन सीरीज कौन पैरेलल में है, इसलिए हम आर इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लगा लें. तो ये दोनों आपस में सीरीज है, पैरेलल है क्या? 3 ओम 3 ओम. Yes. Yes, sir. सो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा. इसका आधा मतलब 3/2 हो जाएगा. ठीक है, और 6 ओम उसके साथ कैसे है? ये दोनों आपस में कैसे है? 6 ओम एंड 1.5 ओम सीरीज में है, वन आफ्टर अनदर. ठीक है, और इसलिए 7.5 ओम इज द 7.5 ओम इज द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. ठीक है, तो करंट कितना निकल रहा है यहाँ से? तो करंट इक्वल टू हो जाएगा 15 वोल्ट डिवाइडेड बाय 7.5 ओम, दैट इज 2 एम्पियर. ठीक है, अभी ये 2 एम्पियर यहाँ पे आएगा, क्या ये इक्वली डिवाइड होगा दोनों में? I1 एंड I2 की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है. डिवाइड करने का, पैरेलल में डिवाइड करने का फॉर्मूला क्या होता है? R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I. तो I हमें पता है कि 2 एम्पियर है, हमें पता है कि दोनों आपस में इक्वल है, तो आधा आधा हो जाएगा करंट यहाँ पे. राइट गाइस? सो ये दोनों ही 1 एम्पियर हो जाएगा. हमें पता लग गया कि दोनों रेजिस्टेंस में कितना करंट पास हो रहा है. ठीक है, नाउ वी विल डू द कैलकुलेशन फॉर 30 वोल्ट. तो उस केस में 15 को हटा देंगे आप. इन दैट केस द सर्किट अपीयर्स टू बी लाइक दिस. थर्टी वोल्ट, 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम, A, B, D एंड C. सो ये दोनों इस बार इस पैरेलल दिख रहा है, उसके साथ ये 3 ओम सीरीज में आ जाएगा. सो 6 और 3 का बताओ पैरेलल कितना हो गया? R इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन, तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, 2 आ रहा है. ये बताओ, आप कैलकुलेट करके बताओ. 6 और 3 का पैरेलल आर इक्विवेलेंट. Yes, sir. ओके, 2 प्लस ये वाला 3 मिलके कितना हो गया? 5 ओम. सो क्या करंट आई 3 इसे नाम दे दे, तो 30 अपॉन 5 ओम होगा क्या? दैट इज 6 एम्पियर. अभी ये 6 एम्पियर आगे चला, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा ऐसे.
नीचे आ रहा है I4 और इधर जा रहा है I5. कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ I4? इज इट 6/6 + 3 × 6? I4 के लिए हमें ये रेजिस्टेंस ऊपर लेना है, ठीक है, तो 6/6 + 3 × 6, ठीक है, तो ये कितना आ जा रहा है 36/9, 4 एम्पियर आ रहा है. तो 4 एम्पियर I4 है, तो I5 6 में से 4 इधर चला गया तो 2 एम्पियर उधर चला गया. डन. अब दोनों को सुपर इम्पोज करने वाले हैं हम, ठीक है, तो दोनों को सुपर इम्पोज करने वाले हैं तो मेन फिगर में ही कर देते हैं. AB में कितना करंट आएगा, दोनों फिगर को देखिए और बताइए. ये जा रहा था 2 एम्पियर इधर और 2 एम्पियर इधर जा रहा है और लेफ्ट साइड भी 2 एम्पियर ही आ रहा है. हैव यू सीन दिस? सो व्हाट इज द करंट इन 6 वोल्ट, 6 एम्पियर, 6 ओम? 0. इट इज 0 करंट, ठीक है. 3 ओम पे बात करें ये वाले पे, तो इधर से आ रहा है पूरा 6 एम्पियर और BC के तरफ से कितना निकाला हमने 1 एम्पियर. ये राइट साइड जा रहा है 1 एम्पियर. व्हाट इज द नेट करंट? तो नेट करंट इज C से B के तरफ 5 एम्पियर का है, ठीक है. नीचे आ रहा है 1 एम्पियर और दूसरे वाले फिगर से नीचे आ रहा है 4 एम्पियर. सो व्हाट इज द करंट इन B to D? इट इज 5 एम्पियर. और ऐसे भी होना ही चाहिए, जो करंट इधर से जा रहा है वो सबका सब ऐसे चला आ रहा है, इधर कुछ करंट पास ही नहीं हो रहा है, ठीक है. क्या मैं यहां से ऐसा कंक्लूड करूं कि B और D का पोटेंशियल सेम है? पोटेंशियल ऑफ B एंड पोटेंशियल ऑफ D आर सेम. क्यों कंक्लूड किया मैंने ये पॉइंट? क्योंकि करंट पास नहीं कर रहा है. मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले सर्किट से देख रहा हूं तो करंट पास नहीं कर रहा है, ठीक है. सॉरी आई एम रॉन्ग. देन इट इज 15 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट नहीं पास कर रहा है, तब तो 15 वोल्ट है. आई एम रॉन्ग, ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D इज 15 वोल्ट. वो तो डायरेक्ट भी बोल सकते थे ना, जब आप करंट कह रहे हो कि 5 एम्पियर का है, रेजिस्टेंस 3 ओम का है, तो फिर करंट तो पास, पोटेंशियल डिफरेंस तो बन रहा है यहाँ पे 5 × 3 15. दूसरे तरफ से देखो वही आ भी रहा है. B A D वाला पार्ट से अगर देखोगे ना तो वही आ भी रहा है, ठीक है. ये मैं छोड़ता हूँ, तुम लोग देखना इसको किरचॉफ्स लॉ लगा करके, ठीक है. सो समझा क्या ये किरचॉफ्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या किया मैंने इसमें? हर एक बैटरी के लिए हम एक एक बार वर्किंग करेंगे और सारे पार्ट में करंट कितना आएगा वो निकालेंगे. एंड आफ्टर दैट आई हैव टू सुपर इम्पोज ऑल द रिजल्ट्स, ठीक है. ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि ये प्रोसेस जो है वो लेंदी है, लंबा जाएगा. कैलकुलेशन कितना भी टाइम बचाए नहीं बचने वाला. बट एक दो जगह पे इसका यूज है और अभी नहीं बताऊंगा. ये थोड़ा R इक्विवेलेंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा इसका, ठीक है. तो एक दो जगह पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम कुछ कंक्लूड करते हैं, ठीक है. विल टॉक ऑन दैट. सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्किट. अब नेक्स्ट सेशन में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगा रीअरेंजमेंट एंड फाइंडिंग R इक्विवेलेंट, ठीक है. जैसे ये वायर को लेकर के, रेजिस्टेंस को लेकर के एक क्यूब बनाया गया है ऐसे. देयर आर 12 साइड्स इन दिस क्यूब, राइट गाइस, ठीक है. सो देयर आर 12 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस गिवन. A और B डायगोनली ऑपोजिट एंड्स है जहां से करंट इन एंड आउट होगा. तो क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज द R इक्विवेलेंट ऑफ दिस सिस्टम.
इस पूरे सिस्टम को, क्यूब को रिप्लेस करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाऊं मैं, तो वो आर इक्विवेलेंट कितना रहेगा? देयर आर 12 आर्म्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर। केवल सिमेट्रिक केस में ही बात करेंगे। एक भी इसमें से रेजिस्टेंस अलग हो गया बाकियों से, तो फिर सिंपल किरचॉफ्स लॉ, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो फिलहाल हम सिमेट्रिक मतलब बराबर रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं, ठीक है। सो विल टॉक ऑन सच क्वेश्चंस इन नेक्स्ट सेशन। सो विल कॉल ऑफ द सेशन नाउ। सबका चल रहा है अपना नोट्स प्रिपरेशन एंड प्रॉब्लम प्रैक्टिस? तत्व से कर रहे हो आप लोग? नहीं जवाब आ रहा है।